क्या आप जानते हैं कि अभी इस वीडियो को देखते हुए आपका दिमाग शारीरिक रूप से बदल रहा है, उसकी बनावट बदल रही है, उसके अंदर नए रास्ते बन रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि 100 साल तक साइंस ये मानती रही कि यह नामुमकिन है, 100 साल तक डॉक्टर्स की पूरी एक पीढ़ी इसी सोच पर पढ़ाई करती रही, किताबों में यही लिखा जाता रहा, मेडिकल कॉलेजों में यही सिखाया जाता रहा कि बड़े होने के बाद इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह फिक्स हो जाता है, जिसे ना बदला जा सकता है ना ठीक किया जा सकता है, तो शायद आपको हैरानी हो, मगर एक डॉक्टर ने, जिसका नाम नॉर्मन डॉयज है, दुनिया के सबसे काबिल न्यूरोसाइंटिस्ट्स के पास जाकर उनके मरीजों की असली कहानियां सुनकर यह साबित कर दिया कि यह सदियों पुरानी सोच पूरी तरह गलत थी। और उसकी किताब का नाम है द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, जिसमें ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं कि अगर आपने यह वीडियो आधा भी देख लिया तो आप अपने दिमाग को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हैरतअंगेज सफर को, जहां एक महिला अपने ही शरीर में लगातार गिरने का एहसास लेकर जीती थी, जहां एक आदमी अपने स्ट्रोक के बरसों बाद भी अपना हाथ फिर से चला पाया, और जहां एक बच्ची ने अपने आधे दिमाग के बिना भी पूरी जिंदगी जी। और यकीन मानिए, इस वीडियो के आखिर में जो कहानी आने वाली है वो आपको अपने ही दिमाग को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हर अगले 5 मिनट में एक नया झटका आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं वो पुरानी सोच जिसे साइंस की दुनिया में लोकलाइजेशनिज्म कहा जाता था, यानी यह मान्यता कि दिमाग का हर हिस्सा सिर्फ एक ही काम करने के लिए बना है, और अगर वो हिस्सा किसी हादसे, बीमारी या स्ट्रोक की वजह से खराब हो जाए तो उस काम को करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। डॉक्टर्स यह मानते थे कि बचपन में दिमाग जरूर ढलता है, मगर एक उम्र के बाद वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसीलिए स्ट्रोक के मरीजों को अक्सर कहा जाता था कि जो खो गया वो वापस नहीं आएगा, बस आपको उसके साथ जीना सीखना होगा। मगर नॉर्मन डॉयज ने जब असली मरीजों से मिलना शुरू किया तो उसने पाया कि यह सोच पूरी तरह झूठी है। डॉक्टर डॉयज ने इस सच को सिर्फ किताबों में नहीं ढूंढा, उन्होंने बरसों तक अमेरिका और कनाडा के उन लैब्स के दरवाजे खटखटाए जहां सबसे विवादित और सबसे क्रांतिकारी रिसर्च हो रही थी। वो उन मरीजों से खुद मिले, उनके घरों में बैठे, उनकी आंखों में वो उम्मीद देखी जो किसी मेडिकल किताब में नहीं लिखी जाती। और इन्हीं मुलाकातों से यह किताब बनी, जिसे पढ़कर खुद कई डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी सोच जड़ से बदल गई। और इसकी सबसे पहली गवाह बनी एक महिला जिसका नाम था शेरिल, जिसकी कहानी से किताब शुरू होती है। शेरिल को एक एंटीबायोटिक दवा का साइड इफेक्ट हुआ जिसने उसके कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ये वही सिस्टम है जो हमें बताता है कि हम सीधे खड़े हैं या गिर रहे हैं। और इसके खराब होने के बाद शेरिल को 24 घंटे यह महसूस होता था कि वो लगातार गिर रही है, जैसे वो एक ऐसी लिफ्ट में फंसी हो जो कभी रुकती ही नहीं। उसकी आंखें खुली होती तो भी कमरा घूमता हुआ महसूस होता। उसे लगता जैसे वो किसी जहाज के डेक पर खड़ी हो जो लगातार लहरों में हिल रहा हो। उसे बैठकर भी ऐसा लगता था कि वो नीचे जा रही है, और लेटने पर भी यह डर बना रहता था कि वो किसी गहरे गड्ढे में समाती जा रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्टिबुलर नर्व दोबारा नहीं बनती। मगर तभी उसकी मुलाकात हुई पॉल बाकी रीटा नाम के एक साइंटिस्ट से, जिनका मानना था कि अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दिमाग को संतुलन की जानकारी किसी दूसरे रास्ते से पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने एक अनोखा यंत्र बनाया, एक टोपी जिसमें एक एक्सेलेरोमीटर लगा था जो सिर की हलचल को नाप सके और उस जानकारी को बिजली की हल्की धड़कनों में बदलकर जीभ पर रखी एक पतली प्लेट के जरिए भेजता था, क्योंकि जीभ बहुत संवेदनशील होती है। जब शेरिल ने यह डिवाइस पहना तो शुरुआत में उसे जीभ पर हल्की झंझनाहट महसूस हुई, मगर कुछ ही पलों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मेडिकल साइंस को चौंका दिया। शेरिल का गिरने का एहसास अचानक रुक गया। उसे पहली बार सालों में ऐसा लगा कि वो सच में जमीन पर खड़ी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उसने यह डिवाइस उतार दी तो भी कुछ मिनटों के लिए वो एहसास बना रहा। उसका दिमाग धीरे धीरे जीभ से मिल रहे इस नए संकेत को समझने लगा था और खुद अपने अंदर एक नया रास्ता बना रहा था। बार बार इस्तेमाल करने के बाद यह असर लंबा होता गया, मिनटों से घंटों तक, और आखिरकार शेरिल का दिमाग सच में फिर से सीख गया कि बिना उस पुराने रास्ते के भी संतुलन कैसे बनाया जाए। यही है वो ताकत जिसे साइंटिस्ट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की वो क्षमता जिससे वो अपनी बनावट, अपने रास्ते, अपने कनेक्शन खुद बदल सकता है। ठीक वैसे जैसे एक नदी अगर उसका रास्ता रोक दिया जाए तो वो खुद नया रास्ता खोज लेती है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसी पॉल बाकी रीटा की अपनी जिंदगी में भी एक चमत्कार छुपा था। उनके पिता जॉर्ज बाकी रीटा को बुढ़ापे में एक भयानक स्ट्रोक आया था, जिसने उनके शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह बेजान कर दिया। वो ना बोल पाते थे, न चल पाते थे,
डॉक्टर्स ने कह दिया था कि यह बुजुर्ग आदमी अब बिस्तर पर ही रहेगा, मगर उनके बेटे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता को मेक्सिको ले जाकर रोज घंटों मेहनत करवाई। छोटे छोटे काम जैसे घुटनों के बल चलना, बर्तन साफ करना, सिक्के उठाना, बार बार, हजारों बार। यह बहुत मुश्किल और थकाने वाला था, मगर धीरे धीरे उनके पिता ने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि वो दोबारा पढ़ाने लगे, कॉलेज में लेक्चर देने लगे, पहाड़ों पर चढ़ने लगे। और सालों बाद जब उनकी मौत हुई और डॉक्टर्स ने उनके दिमाग का पोस्टमार्टम किया, तो वो चौंक गए, क्योंकि स्ट्रोक से बर्बाद हुआ हिस्सा अब भी वैसा ही खराब था, मगर उनके दिमाग के दूसरे हिस्सों ने उस खोए हुए काम को अपने ऊपर ले लिया था। यानी जॉर्ज सिर्फ इसलिए चल और बोल पा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग ने अपने अंदर नए रास्ते बना लिए थे। और यही घटना पॉल बाकी रीटा के पूरे करियर की बुनियाद बनी। अब जरा सोचिए, अगर एक बुजुर्ग इंसान का दिमाग खुद को इतना बदल सकता है, तो बाकी सब क्या क्या कर सकता है? ये सवाल ही अगली कहानी की तरफ ले जाता है, जो शायद इस पूरी किताब की सबसे प्रेरणादायक कहानी है। बारबरा एरोस्मिथ यंग नाम की एक कनाडाई लड़की की, जो बचपन से ही बेहद अजीब दिक्कतों से जूझ रही थी। उसका आईक्यू सामान्य से ज्यादा था, मगर वो घड़ी देखकर समय नहीं बता पाती थी। बातचीत में लॉजिक समझने में उसे घंटों लग जाते थे। वो किताब का एक पन्ना दर्जनों बार पढ़ती, फिर भी कुछ समझ नहीं आता था। स्कूल वाले उसे सुस्त और कमजोर समझते थे। टीचर्स कहते थे कि वो जानबूझकर ध्यान नहीं देती। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे थे, और बारबरा खुद अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो मेहनत तो पूरी करती है, मगर नतीजा कभी नहीं मिलता। मगर असल में उसके दिमाग के एक खास हिस्से में, जो जानकारी को आगे पीछे जोड़कर समझने का काम करता है, बहुत बड़ी कमी थी। बारबरा बड़ी होकर भी इन्हीं तकलीफों के साथ जी रही थी, जब तक उसने रूसी न्यूरोसाइंटिस्ट अलेक्जेंडर लूरिया की किताबें नहीं पढ़ीं, जिनमें ऐसे मरीजों का जिक्र था जिनके दिमाग का यही हिस्सा युद्ध में चोटिल हो गया था, और उनके लक्षण ठीक वैसे ही थे जैसे बारबरा के। इस खोज ने बारबरा को एक उम्मीद दी। उसने सोचा कि अगर दिमाग का यह हिस्सा कमजोर है, तो शायद इसे एक्सरसाइज करके मजबूत किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे जिम में कमजोर मसल्स को बार बार वर्कआउट से मजबूत किया जाता है, उसने खुद के लिए दिमागी कसरतें बनानी शुरू की। बार बार वही मुश्किल काम दोहराना जो उसे सबसे कठिन लगता था। घड़ी की सुइयों को देखकर पल भर में वक्त बताना, जटिल कार्ड पैटर्न को याद करना, और कुछ ही महीनों में जो बदलाव आया, उसने उसे खुद चौंका दिया। जो काम पहले घंटों लेता था, वो अब मिनटों में हो जाता था। उसकी सोच साफ होने लगी, उसकी जिंदगी बदल गई। और आज बारबरा एरोस्मिथ का बनाया हुआ स्कूल दुनिया भर के उन बच्चों की मदद करता है जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये सुनकर जरा रुकिए और सोचिए, अगर एक लड़की जिसे स्कूल वाले नाकाबिल कह चुके थे, अपने ही दिमाग को दोबारा डिजाइन कर सकती है, तो स्ट्रोक के मरीजों के साथ क्या हो सकता है? ये कहानी अगली है, और इसके हीरो हैं डॉक्टर एडवर्ड टॉब, जिन्होंने पाया कि स्ट्रोक के बाद जब मरीज का एक हाथ कमजोर हो जाता है, तो वो अनजाने में अपने अच्छे हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और कमजोर हाथ को धीरे धीरे बिल्कुल भूल जाता है। यानी समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि दिमाग का हिस्सा खराब हो गया था, बल्कि यह भी थी कि मरीज ने सीख लिया था कि उस हाथ का इस्तेमाल मत करो। इसे डॉक्टर टॉब ने नाम दिया लर्न्ड नॉन यूज, यानी सीखी हुई बेकारी। और इसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने मरीजों के अच्छे हाथ को एक स्लिंग में बांध दिया, ताकि वो मजबूरी में अपने कमजोर हाथ का इस्तेमाल करें। शुरुआत में यह बहुत तकलीफदेह था। मरीज छोटे छोटे काम जैसे चाबी घुमाना, कप उठाना बार बार करने की कोशिश करते। कई बार गुस्से में सामान फेंक देते, रोने लगते, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बेकार की कोशिश है। मगर डॉक्टर टॉब और उनकी टीम उन्हें हर दिन धीरे धीरे और मुश्किल काम देती रहती, और हफ्तों की मेहनत के बाद ऐसे मरीज जो 10-10 साल पहले स्ट्रोक से अपना हाथ खो चुके थे, उन्होंने फिर से उस हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह थेरेपी आज पूरी दुनिया में कॉन्सट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी के नाम से जानी जाती है, और इसने यह साबित किया कि पुराना स्ट्रोक भी हमेशा के लिए बर्बादी की सजा नहीं है। अब इसी मोड़ पर आती है दिमाग की एक और हैरान करने वाली सच्चाई, जिसे साइंटिस्ट्स कॉम्पिटिटिव प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग के नक्शे पर हर हिस्सा अपनी जगह के लिए लड़ता रहता है। अगर आप किसी अंग का इस्तेमाल बंद कर दें, तो उसकी जगह पर बना नक्शा सिकुड़ने लगता है, और पड़ोस के इस्तेमाल हो रहे हिस्से उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों का हाथ किसी हादसे में कट जाता है, उन्हें अक्सर फैंटम लिम्ब पेन होता है, यानी जो हाथ है ही नहीं उसमें भी दर्द महसूस होता है, क्योंकि दिमाग के नक्शे में उस हाथ की जगह पड़ोसी हिस्सा, जैसे चेहरे का नक्शा, धीरे धीरे फैल आता है, और चेहरे को छूने पर मरीज को लगता है जैसे उसका गायब हाथ छुआ जा रहा है। साइंटिस्ट वीएस रामचंद्रन ने इसका एक बेहद सरल मगर अनोखा इलाज खोजा।
एक शीशे का डब्बा जिसमें मरीज अपना बचा हुआ हाथ रखता और शीशे में उसका प्रतिबिंब देखकर दिमाग को यह यकीन दिला देता कि उसका गायब हाथ अब भी वहीं है और हिल रहा है। और हैरानी की बात यह कि इस आसान से तरीके से कई मरीजों का सालों पुराना दर्द कम होने लगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ शीशा दिखाकर दिमाग को धोखा देकर दर्द कम किया जा सकता है तो ये दिमाग की समझ कितनी नाजुक और कितनी बदलने वाली चीज है। और दोस्तों, यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है जो सालों से साइंस को परेशान करता रहा। क्या बचपन की एक ऐसी सीमित खिड़की होती है जिसके बंद होने के बाद दिमाग कभी नहीं बदलता? साइंटिस्ट डेविड हुबेल और टॉर्स्टन वीसेल ने बिल्लियों के बच्चों पर एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने जन्म के बाद कुछ हफ्तों के लिए एक आंख बंद रखी और पाया कि वो आंख हमेशा के लिए कमजोर रह गई, भले बाद में उसे खोल दिया गया हो। इस प्रयोग ने यह विचार जन्माया कि बचपन में एक क्रिटिकल पीरियड होता है जिसके बाद कुछ रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और सालों तक डॉक्टर्स यही मानते रहे कि जो बच्चा एक उम्र तक तिरछी नजर या कमजोर आंख ठीक नहीं करवा पाया वो जिंदगी भर उसी के साथ रहेगा। मगर डॉयज ने ऐसे साइंटिस्ट से मुलाकात की जिन्होंने इस दीवार में भी दरार ढूंढ निकाली। उन्होंने पाया कि दिमाग में मौजूद कुछ खास केमिकल और एंजाइम वो ताला है जो क्रिटिकल पीरियड खत्म होने पर बंद हो जाते हैं। और अगर उस ताले को नई तरकीबों से, सही माहौल से या सही उत्तेजना से थोड़ी देर के लिए खोला जाए तो बड़ी उम्र का दिमाग भी फिर से बचपन जैसी सीखने की हालत में लौट सकता है। यानी क्रिटिकल पीरियड कोई हमेशा के लिए बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जिसकी चाबी हमें अभी पूरी तरह नहीं मिली मगर मिलनी शुरू हो गई है। और जरा सोचिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस चीज को आपने बचपन में नहीं सीखा, जैसे कोई भाषा, कोई हुनर, कोई आदत, उसके लिए अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। बस सही तरीका और सही मेहनत चाहिए। और यहीं से बात पहुंचती है उस हिस्से तक जो शायद आपको सबसे ज्यादा अपने आसपास नजर आएगा। दिमाग की यह प्लास्टिसिटी सिर्फ अच्छी चीजों के लिए काम नहीं करती, यह बुरी आदतों, डर और बीमारियों को भी उतनी ही मजबूती से जड़ जमाने देती है। इसी बात को समझने के लिए किताब में एक मरीज की कहानी है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी था। उसके दिमाग का एक हिस्सा, कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो गलतियों को पकड़ने का काम करता है, बार बार गलत अलार्म बजाता रहता था जिससे उसे हाथ धोने, ताला चेक करने जैसी आदतें छोड़ना नामुमकिन लगता था। डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज ने इस पर एक 4 चरणों वाली तरकीब बनाई। सबसे पहले मरीज को सिखाया गया कि जब भी वो विचार आए उसे खुद से कहना सीखो कि यह मेरा सच नहीं है, यह सिर्फ मेरे दिमाग की एक गलत घंटी है, इसे रीलेबल करना कहाँ गया। फिर समझाया गया कि यह घंटी क्यों बज रही है, यानी रीएट्रीब्यूट करना। फिर मरीज को सिखाया गया कि उस पल अपना ध्यान किसी और काम में लगा लो, जैसे बागबानी या संगीत, यानी रीफोकस करना। और आखिर में मरीज खुद से कहता था कि इस झूठे अलार्म को कोई कीमत मत दो, यानी रिवैल्यू करना। और जब मरीजों ने हफ्तों तक इस अभ्यास को दोहराया तो ब्रेन स्कैन में सच में देखा गया कि उनका कॉर्डेट न्यूक्लियस शांत होने लगा था। यानी सिर्फ सोचने के तरीके को बार बार बदलने से दिमाग की बनावट खुद बदल गई, जिसे डॉक्टर श्वार्ट्ज ने सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया। और यह सुनकर ही आपको एक झुरझुरी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जिस तरह बुरी आदतें दिमाग में जड़ जमाती हैं, उसी तरह सही अभ्यास से उन्हें उखाड़ा भी जा सकता है। और दर्द की यह कहानी सिर्फ कटे हुए हाथ तक सीमित नहीं है। डॉक्टर डॉयज बताते हैं कि बहुत से ऐसे मरीज भी होते हैं जिनकी पीठ या गर्दन की चोट महीनों पहले ठीक हो चुकी होती है, मगर दर्द फिर भी बना रहता है, क्योंकि दिमाग के नक्शे में दर्द का सिग्नल एक आदत की तरह बार बार दोहराया जाता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे बजने वाला अलार्म घंटों बाद भी बजता रहे, जबकि आग कब की बुझ चुकी हो। यानी दर्द कभी कभी शरीर की समस्या नहीं, बल्कि दिमाग की एक सीखी हुई आदत बन जाता है। और यही वजह है कि कुछ मरीजों को सिर्फ दवा से फायदा नहीं होता, बल्कि उन्हें दिमाग को दोबारा सिखाना पड़ता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है। धीरे धीरे हरकत बढ़ाकर, ध्यान और विश्वास के अभ्यास से मरीजों का दर्द का नक्शा सिकुड़ने लगता है और दर्द कम होने लगता है। यह जानकर हैरानी होती है कि कई बार सबसे असली तकलीफ भी दिमाग के अंदर मौजूद एक पुरानी, अनसुनी आदत होती है जिसे नई आदत से बदला जा सकता है। मगर रुकिए, असली रोमांच अभी बाकी है, क्योंकि अब तक हम बात कर रहे थे उन लोगों की जिन्हें किसी न किसी इंद्री का सहारा मिला हुआ था। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास आंखें ही नहीं थीं, फिर भी जो देख पाए। यह सुनकर अजीब लगेगा, मगर यही पॉल बाकी रीटा का सबसे चौंकाने वाला आविष्कार था। उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसमें माथे पर लगा एक छोटा कैमरा सामने की तस्वीर लेता और उसे हजारों छोटे छोटे बिजली के बिंदुओं में बदलकर जीभ पर रखी प्लेट के जरिए भेजता।
शुरुआत में अंधे लोगों को जीभ पर सिर्फ गुदगुदी जैसा एहसास होता था, मगर हफ्तों की मेहनत के बाद उनका दिमाग उस गुदगुदी के पैटर्न को आकार और दूरी के तौर पर पढ़ने लगा। और हैरानी की बात यह कि उन्हें यह एहसास जीभ पर नहीं बल्कि सीधे सामने अपने आसपास की जगह में महसूस होने लगा। यानी कुछ हद तक वो सच में देख पाने लगे। गेंद पकड़ सकते थे, सीढ़ियां गिन सकते थे, चेहरे के भाव पहचान सकते थे। एक मरीज ने तो यहां तक बताया कि जब उसकी बेटी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, उसे जीभ पर नहीं बल्कि अपने सामने उस मुस्कान का आकार महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सालों बाद उसे लगा कि वो सच में अपनी बेटी को देख पा रहा है। और इससे यह साफ हो गया कि देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं बल्कि दिमाग का काम है। आंख तो बस एक जरिया है जानकारी पहुंचाने का, और अगर वो जरिया बंद हो जाए तो दिमाग कोई दूसरा जरिया खुद ढूंढ लेता है। अब इस वीडियो में अभी तक जो भी कहानियां आई हैं वो तो बस झलक हैं, क्योंकि किताब का एक हिस्सा ऐसा भी है जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधा जुड़ता है, प्यार, इच्छा और आदतों से। डॉक्टर डॉयज बताते हैं कि जिस तरह दिमाग चलने, बोलने या देखने के नक्शे बनाता है, ठीक उसी तरह वो हमारी पसंद और हमारी चाहतों के भी नक्शे बनाता है। और यह नक्शे भी बार बार के अनुभव से बदलते रहते हैं। इसी वजह से कोई इंसान जिस तरह की भावनात्मक नजदीकी, जिस तरह का प्यार बार बार अनुभव करता है, उसका दिमाग उसी तरह के रिश्तों को सामान्य मानने लगता है। और इसी सिद्धांत का एक डरावना पहलू भी है। किताब में बताया गया है कि जो लोग बार बार ऐसी उत्तेजक सामग्री देखते हैं जो असल जिंदगी से बहुत अलग और बढ़ा चढ़ाकर होती है, उनका दिमाग धीरे धीरे उसी तरह की उत्तेजना का आदी हो जाता है और सामान्य, असली नजदीकी उन्हें कम दिलचस्प लगने लगती है। ठीक वैसे जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाने वाला इंसान साधारण फल का स्वाद भूल जाता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब तक की कहानियां हैरान कर देने वाली थीं, तो रुकिए, क्योंकि अभी इस किताब का सबसे गहरा सबक आना बाकी है। ये दिमाग की वही प्लास्टिसिटी है जो हमें सीखने की ताकत देती है, मगर वही ताकत बिना समझे इस्तेमाल होने पर हमें गलत आदतों में भी जकड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर डॉयज एक बेहद जरूरी बात कहते हैं कि दिमाग एक हथियार जैसा है जिसकी कोई दिशा खुद तय नहीं होती। दिशा हम तय करते हैं अपने रोज के अभ्यास से, अपनी आदतों से, और इसी वजह से सेल्फ अवेयरनेस इतनी जरूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि बीमारी ठीक हो सकती है, सीखने की कमजोरी दूर हो सकती है, दर्द कम हो सकता है, आदतें बदली जा सकती हैं। मगर अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है, क्या बुढ़ापे में भी दिमाग बदल सकता है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होती जाती है, और यह लाजमी है। मगर साइंटिस्ट माइकल मर्जेनिक का काम इस सोच को भी झूठा साबित करता है। उन्होंने बंदरों पर के प्रयोगों में पाया कि जब किसी उंगली का बार बार इस्तेमाल होता है तो दिमाग में उस उंगली के लिए बना नक्शा बड़ा होता जाता है, और जब इस्तेमाल बंद हो जाता है तो वही नक्शा सिकुड़ जाता है। यानी दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता, वो हर पल अपनी जरूरत के हिसाब से खुद को दोबारा बनाता रहता है। बुढ़ापे में याददाश्त के कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह नहीं है कि दिमाग बूढ़ा हो गया, बल्कि यह है कि बड़े होकर हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। हम रोज वही पुराने काम, वही पुराने रास्ते, वही पुरानी बातचीत दोहराते हैं, और दिमाग को नई चुनौती न मिलने की वजह से उसके सीखने वाले हिस्से कमजोर पड़ने लगते हैं। मर्जेनिक और उनकी टीम ने इसी सोच पर ऐसे ब्रेन एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाए जिनमें बुजुर्ग लोगों को रोज नई और चुनौतीपूर्ण सुनने और सोचने की कसरतें करवाई गईं, और नतीजा ये निकला कि सिर्फ कुछ हफ्तों के अभ्यास में बुजुर्गों की याददाश्त और सोचने की रफ्तार 10 से 20 साल पीछे जैसी तेज हो गई। किताब में एक बुजुर्ग महिला का जिक्र है जो अपनी चाबियां रखकर भूल जाती थी, अपने पोते पोतियों के नाम गड़बड़ा देती थी, और इस बात से इतना डर गई थी कि उसने मिलना जुलना भी कम कर दिया था। मगर जब उसने यह रोज की दिमागी कसरतें शुरू की तो कुछ ही हफ्तों में उसका परिवार भी हैरान था कि वो फिर से पुरानी बातें, पुराने किस्से, सब कुछ साफ साफ याद रखने लगी थी। जरा सोचिए दोस्तों, इसका मतलब है कि बुढ़ापे में कमजोर होना उम्र की मजबूरी नहीं बल्कि एक आदत है, और आदत को तो बदला जा सकता है। अब इस सफर में एक और दिलचस्प पड़ाव आता है जिसमें डॉक्टर डॉयज बताते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ बीमारी या ट्रेनिंग से नहीं बल्कि पूरी संस्कृति से भी बदलता है। उदाहरण के लिए, जब इंसान ने लिखना और पढ़ना सीखा तो उसके दिमाग में एक पूरा नया नेटवर्क विकसित हुआ जो किसी ऐसे इंसान के दिमाग में नहीं होता जो कभी पढ़ा लिखा नहीं। यानी अक्षरों को पहचानने, उन्हें आवाज से जोड़ने और उनके मतलब समझने के लिए दिमाग को अपने पुराने हिस्सों को नए काम के लिए दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा। इसी वजह से पढ़ने वाले इंसान का दिमाग शारीरिक रूप से उस इंसान से अलग होता है जो कभी पढ़ना नहीं सीखा।
ये सोचकर ही अंदाजा लगाइए कि जिस किताब को आप अभी पढ़ या सुन रहे हैं उसने भी इसी पल आपके दिमाग में कुछ नया जोड़ा है। इसी कड़ी में किताब का एक हिस्सा मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस की पुरानी परंपरा को भी नए सिरे से देखता है और बताता है कि क्यों बातचीत और भावनात्मक समझ के जरिए भी इंसान का दिमाग बदल सकता है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने पुराने डर या जख्म को नए नजरिए से समझता है, बार बार उसे एक सुरक्षित माहौल में दोहराता है, तो उसके दिमाग में बना पुराना डर का नक्शा कमजोर होकर एक नए ज्यादा शांत नक्शे से बदल जाता है। और यही वजह है कि सिर्फ बातचीत और समझ से भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर डॉयज एक ऐसे मरीज का भी जिक्र करते हैं जिसका बचपन इतनी उपेक्षा और डर से भरा था कि बड़े होकर भी उसके दिमाग ने हर करीबी रिश्ते को खतरे जैसा महसूस करना सीख लिया था। हर बार जब कोई उसके पास आता उसके अंदर वही पुराना डर जाग उठता जो बचपन में बना था। मगर सालों की थेरेपी में जब उसे बार बार एक सुरक्षित समझने वाले रिश्ते का अनुभव मिला तो उसका दिमाग धीरे धीरे यह सीखने लगा कि हर करीबी रिश्ता खतरा नहीं होता। उसके पुराने डर के नक्शे कमजोर पड़ने लगे और एक नया ज्यादा भरोसे वाला नक्शा उनकी जगह लेने लगा। डॉक्टर डॉयज इसे एक खूबसूरत नाम देते हैं अपने पुराने जख्मों को अपने पुरखों में बदलना, यानी वो दर्द जो कभी आपकी पहचान बना हुआ था थेरेपी के जरिए धीरे धीरे सिर्फ एक याद बन जाता है जो आपको परिभाषित नहीं करती बल्कि सिर्फ आपके सफर का हिस्सा रह जाती है। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस किताब की सबसे आखिरी और सबसे दिल छू लेने वाली कहानी पर पहुंचें, जरा एक पल के लिए रुककर इन सारी कहानियों को 5 आसान बातों में बांध लेते हैं ताकि यह सब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। पहली बात, दिमाग कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, वो हर पल अपने इस्तेमाल के हिसाब से अपनी बनावट बदलता रहता है। दूसरी बात, जिस हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता वो कमजोर पड़ जाता है और जिसका बार बार इस्तेमाल होता है वो मजबूत होता जाता है। तीसरी बात, यह बदलाव अपने आप रातों रात नहीं होता, इसके लिए दोहराव चाहिए, सही दोहराव और थोड़ा सब्र। चौथी बात, यही ताकत जो हमें सीखने और ठीक होने का मौका देती है, वही गलत इस्तेमाल होने पर बुरी आदतों और डर को भी जड़ बना सकती है। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, उम्र, बीमारी या पुराना नुकसान भी इस ताकत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, बस उस तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा अलग ढूंढना पड़ता है। अगर आप इन 5 बातों को याद रख लें तो आप ये समझ चुके हैं कि इस पूरी किताब का दिल क्या है। अब दोस्तों, एक आखिरी और सबसे दिल छू लेने वाली कहानी की बारी आती है जिसे सुनने के लिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो आखिर तक देखिए। यह कहानी एक छोटी बच्ची मिशेल की है जिसे बहुत भयानक मिर्गी के दौरे आते थे, इतने भयानक कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके दिमाग का पूरा एक तरफ का हिस्सा यानी पूरा एक हेमिस्फीयर ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। सोचिए, इंसान का आधा दिमाग हमेशा के लिए गायब। डॉक्टर्स को डर था कि वो शायद ठीक से चल भी ना पाए, बोल भी ना पाए, मगर क्योंकि ये ऑपरेशन उसके बचपन में ही हुआ, जब उसका दिमाग अभी भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक यानी ढलने वाला था, उसका बचा हुआ आधा दिमाग धीरे धीरे उन सारे कामों को भी अपने ऊपर लेने लगा जो पहले दूसरे आधे हिस्से का जिम्मा थे। मिशेल बड़ी होकर चली, बोली, हंसी, पढ़ी, स्कूल गई, दोस्त बनाए, बड़ी होकर नौकरी की, शादी की और एक पूरी तरह सामान्य जिंदगी जी। ऐसी जिंदगी जिसे देखकर कोई यह कह ही नहीं सकता कि उसके सिर के अंदर आधा दिमाग गायब है। यह सिर्फ एक मेडिकल अजूबा नहीं है, ये इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबूत है कि दिमाग किसी मशीन की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा, बदलते रहने वाला, खुद को नए सिरे से बुनते रहने वाला अंग है। और दोस्तों, अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं तो जरा एक पल के लिए सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। वो कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई? वो कौन सा डर है जिसे आप हमेशा के लिए मान बैठे हैं? वो कौन सी सीखने की चाहत है जिसे आपने उम्र के नाम पर दबा दिया है? इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपका दिमाग आज भी इसी उम्र में, इसी हाल में बदलने की पूरी ताकत रखता है। बस उसे सही दिशा में, सही दोहराव के साथ सही मेहनत चाहिए। जैसे शेरिल ने अपना संतुलन वापस पाया, जैसे जॉर्ज ने स्ट्रोक के बाद फिर से चलना सीखा, जैसे बारबरा ने अपनी सीखने की कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया, जैसे स्ट्रोक के मरीजों ने सालों बाद अपना हाथ वापस पाया, जैसे ओसीडी के मरीजों ने अपने ही डर के अलार्म को शांत किया, जैसे बुजुर्गों ने अपनी याददाश्त को जवान बना लिया और जैसे मिशेल ने आधे दिमाग के साथ भी पूरी जिंदगी जी ली। अगर ये सब मुमकिन है तो आपके लिए भी मुमकिन है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ बड़ी बीमारियों तक सीमित नहीं है। यही सिद्धांत उस रोज की उदासी, उस रोज की घबराहट और उस रोज की नेगेटिव सोच पर भी लागू होता है जिससे शायद आप भी कभी कभी जूझते हैं। क्योंकि जिस तरह बार बार दोहराया गया डर का विचार दिमाग में एक मजबूत रास्ता बना लेता है, ठीक उसी तरह बार बार दोहराया गया उम्मीद का
शुक्रगुजारी का, हिम्मत का विचार भी एक नया मजबूत रास्ता बना सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव एक रात में हो जाएगा। इस किताब की हर कहानी में महीनों, कभी कभी सालों की मेहनत लगी है, मगर इसका मतलब यह जरूर है कि कोशिश बेकार नहीं जाती, क्योंकि असल में यह किताब किसी एक मरीज की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो यह मानने को तैयार है कि बदलाव की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको भी अपने दिमाग की इस छुपी हुई ताकत को जानकर हैरानी हुई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि उनकी कोई कमजोरी, कोई आदत, कोई दर्द हमेशा के लिए है, क्योंकि शायद उन्हें भी आज वही उम्मीद चाहिए जो इस किताब ने लाखों लोगों को दी। इस किताब का असली नाम भी एक वजह से